हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स जो हमारे कल के पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज के हमारे कुछ 4 टॉपिक्स हैं। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, शैक्षिक प्रशासन की समस्याएं और उनके समाधान, स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन। इससे पहले वीडियो में हम आपको ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन को समझने के लिए पहले हमें कुछ परिभाषाओं का ध्यान देना होगा। नंबर 1, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। यानी कि हमें पहले यह जानना है कि हमारे उद्देश्य क्या हैं और उन्हें हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। नंबर 2, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन करने से आशय पूर्वानुमान लगाने एवं योजना बनाने, संगठन की व्यवस्था करने, निर्देश देने, समन्वय करने तथा नियंत्रण करने से है। यानी प्रबंधन का मतलब है कि पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन की व्यवस्था करना, फिर उन्हें निर्देश देना, फिर समन्वय करना और फिर उन पर नियंत्रण करना। नंबर 3, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन किसी उद्यम की क्रियाओं को नियोजित एवं नियंत्रित करने की प्रक्रिया। यानी कि जो प्रबंधन है वो उद्देश्यों के द्वारा किसी उद्योग की क्रियाओं को, किसी भी कार्य की क्रियाओं को नियोजित करना और उसे नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। नंबर 4, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक उपक्रम की क्रियाओं के प्रभावी नियोजन एवं नियमन का उत्तरदायित्व सन्निहित होता है। ऐसा उत्तरदायित्व कार्य योजना अनुसार करना, इसके लिए उचित विधि क्रम बनाकर लागू करना, उसको बनाए रखना, उपक्रम की व्यवस्था करना, उसके कार्य को करने वाले व्यक्तियों का मार्गदर्शन करना, एकीकरण करना, पर्यवेक्षण करना। नंबर 5, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ तथा उसके द्वारा काम करवाने की कला है। नेक्स्ट पॉइंट है, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध वह प्रक्रिया व साधन है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में संगठन की क्रियाओं का संचालन व मार्गदर्शन करता है। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध से आशय निर्णय लेने से है। उद्देश्यों द्वारा अच्छा प्रबंध मानवीय व भौतिक ऊर्जा तथा समय के अधिकतम सदुपयोग के द्वारा सहभागियों व जन सामान्य को संतुष्ट करते हुए सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करता है। यानी कि जो अच्छा प्रबंध होता है वो भौतिक ऊर्जा, मानवीय संसाधन, समय का सदुपयोग करते हुए अपने साथियों के साथ उनको संतुष्ट करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधन व्यवस्थित, समन्वित, सहकारितापूर्ण मानवीय प्रयासों के माध्यम से उद्देश्य संगठनों का सृजन करते हैं, निर्देशन करते हैं, बनाए रखते हैं, संगठित करते हैं। अब है उद्देश्यों के द्वारा आधुनिक अवधारणा निम्नलिखित है। अन्य लोगों के द्वारा तथा उनके साथ काम करने की अवधारणा, कार्यात्मक अवधारणा, नेतृत्व रूपी अवधारणा, वैज्ञानिक अवधारणा, सार्वभौमिकता की अवधारणा, सामूहिक प्रयास व सहभागिता की अवधारणा। देखिए, सबसे पहले तो आप पॉइंट्स याद रखिए। पॉइंट्स अगर याद रखेंगे तो आप उसके अंदर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, इतने तो आप कर ही सकते हैं। जैसे नेतृत्व रूपी अवधारणा, इस अवधारणा के अनुसार प्रबंध एक नेतृत्व है। नेतृत्व के माध्यम से संपूर्ण संगठन में कुशलता आती है, संतुलन बना रहता है,
शिक्षा में गुणवत्ता लाई जा सकती है। अब है वैज्ञानिक अवधारणा। प्रबंध एक ऐसा विज्ञान है जो नियोजन, संगठन, समन्वय, संचालन आदि के सिद्धांतों पर आधारित होता है। उन सिद्धांतों का उपयोग अपनी प्रत्येक क्रिया में करता है। अब है सार्वभौमिकता की अवधारणा। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है जो प्रत्येक संस्था में समान रूप से संपन्न की जाती है। शिक्षा में प्रत्येक स्तर, उच्च, माध्यमिक, प्राथमिक स्तर पर निजी व राजकीय संस्था सभी में इसकी आवश्यकता कुशलता से कार्य करने के लिए होती है। तो ये थी अवधारणा। अब है उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन की विशेषताएं और प्रकृति। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन एक प्रक्रिया है। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन उद्देश्य पूरक की प्रक्रिया है। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन एक निरंतर जारी रहने वाली क्रिया है तथा इसकी आवश्यकता सभी स्तरों पर होती है। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन मानवीय क्रिया है। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन अंतः अनुशासनात्मक उपागम है। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों ही है। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन अदृश्य कौशल है। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन गत्यात्मक है। अब है इसके कार्य। इसके कार्यों को दो भागों में बांटा गया है, प्रमुख कार्य और सहायक कार्य। सबसे पहले प्रमुख कार्य में क्या आता है? नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, संचालन, समन्वय, अभिप्रेरण, नियंत्रण। ये तो थे इसके प्रमुख कार्य। अब है इसके सहायक कार्य। संदेशवाहन, निर्णय, नवाचार, प्रतिनिधित्व। और ये है इसके सहायक कार्य। तो ये था हमारा टॉपिक, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कभी कभी ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है TQM। TQM मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म है और हिंदी में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। तो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन किसे कहते हैं? शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन नई अवधारणा है। इससे तात्पर्य विद्यालय वातावरण में पूर्ण रूप से क्वालिटी लाना है। आज प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक सभी स्तरों पर शिक्षाविद क्वालिटी के लिए लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC एवं NAAC मिलकर शिक्षा संस्थाओं को गुणवत्ता वाले मानक प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए अध्यापकों की उच्च शैक्षिक उपलब्धियों जिनसे नेट एवं PhD धारी शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर दिया जा रहा है। विद्यालयों में विद्यार्थियों में क्वालिटी लाने के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। शैक्षिक रुचियों का पता लगाकर ही विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जा रहा है। वर्तमान समय में इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है। नई शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करते समय निर्धारित मानकों को पूरा करने के पश्चात ही मान्यता प्रदान की जाती है ताकि शिक्षण में क्वालिटी बरकरार रहे। यदि शिक्षण में संपूर्ण गुणवत्ता की चर्चा करें तो अध्यापकों से हमें अधिक आशा रखनी होगी, क्योंकि अध्यापक गुणवत्ता बनाए रखने के सबसे अधिक प्रभावी कारक हैं। अध्यापक को निम्न प्रकार से गुणवत्ता बनाए रखना चाहिए। नंबर 1, उत्तरदायित्व को समझने वाले, विषय की पकड़ रखने वाले, दूरदृष्टि रखने वाले, शोधपरक दृष्टि रखने वाले। अब है इसके घटक, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के घटक। उद्देश्य, नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 लक्ष्य, नंबर 3 दृष्टि और नंबर 4 जुड़ाव। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा, अध्यापक शिक्षा इत्यादि सभी क्षेत्रों में TQM की अपनी महत्ता है। यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में यह एक नवीन धारणा है। इसका प्रारंभ भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शैक्षणिक अभिकरणों जैसे UGC, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद आदि के द्वारा संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के कार्यों को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर करवाया जा रहा है, परंतु ऐसा करने से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक चुनौतियां भी उजागर हुई हैं।
जो इन चुनौतियों को दूर कर TQM के उद्देश्यों को प्राप्त करना अधिक आसान बन सकता है। यदि इन चुनौतियों को दूर किया जा सके तो TQM हमारे संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की जो प्रक्रिया है वो और भी आसान बन सकती है। अब इसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं वो देखिए। तो हम क्या लिखेंगे, TQM के क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ। शिक्षा के वैश्वीकरण का बदलता स्वरूप, विद्यार्थियों का घरेलू परिवेश, संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की शुरुआत, वित्तीय प्रसाधनों का अभाव, पाठ्यक्रमों की भिन्नता, छात्रों में बढ़ता है असंतोष, वित्तीय चुनौतियाँ, प्रशासनिक चुनौतियाँ, शिक्षकों व छात्रों का शिक्षण संस्थाओं में ठहराव के समय निर्धारण की समस्या, शिक्षण संस्थाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षण संस्थाओं के छात्र एवं चुनावों का बदलता स्वरूप, कार्य प्रणाली में जन सहभागिता का अभाव। तो अब है इन समस्याओं के समाधान कैसे कर सकते हैं। कार्य प्रणाली के नंबर 1, कार्य प्रणाली के नियमों उपनियमों की पालना एवं स्वायत्तता से कायम करना। संस्था प्रधानों की भूमिका, अधिकार, कर्तव्यों का विभाजन स्पष्ट रूप से होना चाहिए। शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक प्रशासन के कार्य दिवसों की गणना सुनिश्चित की जाए। उच्च स्तरीय समिति गठित कर शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे को अच्छी तरीके से बनाकर विशिष्ट कार्य दक्षता उपागम का विकास करना। समय, प्रसाधनों व ऊर्जा की बचत हेतु शैक्षिक प्रशासन का प्रभावी प्रबंधन। तो ये था हमारा TQM यानी कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन टॉपिक। ये आपका आएगा ज़रूर, कल आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक प्रशासन की समस्याएं यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन की समस्याएं और उनके समाधान। तो इसकी प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। शिक्षा के प्रशासनिक प्रारूप के अंतर्गत लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा की जाती है। भिन्न भिन्न मंत्रालयों द्वारा शिक्षा के कार्यक्रमों का संचालन करने से उनमें दोहरापन आ जाता है। इससे शिक्षा के अपव्यय होता है। शिक्षा संचालकों एवं शिक्षा सचिवों के मध्य संतुलन का अभाव होना। शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा शैक्षिक कार्य को तो सामान्य रूप से करना हो चाहता है, लेकिन शिक्षा की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं देता। भिन्न भिन्न मंत्रालय शिक्षा के अन्य कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, लेकिन ऐसा करने से इन मंत्रालयों को शिक्षा मंत्रालय के साथ शैक्षिक नीति एवं कार्यों का संचालन करने में कठिनाई महसूस होती है। अब है इन समस्याओं के समाधान। तो इसके समाधान निम्नलिखित हैं। शिक्षा की सामान्य नीतियों के निर्धारण में शिक्षा संचालक के सभापतित्व में माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक शैक्षिक समस्याओं के प्रति सदैव जागरूक रहे। भारत की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद द्वारा किया जाए और इस परिषद द्वारा प्रस्तुत सुझावों को लागू किया जाए। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालयों के मंत्री तथा एक परिषद का निर्माण करें। इस परिषद का कार्य होगा विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित शैक्षिक कार्यों की योजना बनाना। कोठारी कमीशन ने भी इस संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर 1, शिक्षा परिषद का निर्माण राज्य स्तर पर किया जाए, जिसका कार्य मंत्रालय के कार्यों का मूल्यांकन करना हो। शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु स्टाफ कॉलेज खोले जाएं। नंबर 3, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा अधिनियम बनाया जाए और उस अधिनियम के अनुसार ही शैक्षिक प्रशासन की पुनर्व्यवस्था की जाए। नंबर 4, भारतीय शिक्षा सेवा का गठन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए। तो ये था हमारा शैक्षिक प्रशासन की समस्याएं और उनके समाधान। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिंग एट लोकल लेवल। राज्य सरकार ने अपने शैक्षिक कार्यों के सफल संचालन के लिए शिक्षा सचिवालय तथा निदेशालय की स्थापना की है। शिक्षा सचिवालय एवं निदेशालय का काम शिक्षा संबंधी नीतियों एवं कार्यों का पालन कराना है। इनका काम मान्यता देना, शिक्षा प्रशासन को मजबूत बनाए रखना, अनुदान देना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, पाठ्य के पुस्तकें स्वीकार करना तथा विद्यालयों का निरीक्षण करना है, जिससे कि राज्य स्तर पर शिक्षा का सही ढंग से संचालन संभव हो सके। राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का विकेंद्रीकरण करते हुए
राष्ट्रीय स्थानीय स्तर पर शिक्षा का प्रशासन जिला परिषद तथा नगर पालिका को सुपुर्द किया गया है, यानी कि उनके हवाले किया गया है, जिससे कि शिक्षा के प्रशासन को प्रभावशाली एवं सशक्त बनाया जा सके। इस प्रकार केंद्रीय शैक्षिक प्रशासन, राज्य शैक्षिक प्रशासन एवं स्थानीय निकायों के शैक्षिक प्रशासन द्वारा संपूर्ण शिक्षा का सफल संचालन किया जा सकता है। शिक्षा के सफल संचालन से ही शिक्षा के वांछित लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकती है, जो समाज एवं राष्ट्र हित के लिए नितांत आवश्यक है। सो फ्रेंड, ये थे आज के हमारे टॉपिक। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।